Good internet. बच्चों आप सबको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये आवाज आ रही है आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और नया चैप्टर आप लोग माइक्रोफोन ऑफ कर रखे हैं अपने क्लास के दौरान, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। आपको याद होगा पिछली बार हम लोगों ने एक चैप्टर डिस्कस किया था केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसका आपने संडे को टेस्ट भी दिया था, मंडे को। आप में से कुछ लोगों ने टेस्ट जो है ऐप में नहीं दिया है, जिनका ऐप में टेस्ट नहीं दिया उनका रिकॉर्ड में नहीं आया, उन्होंने अपना टेस्ट दिया घर पे बैठ के, ठीक है ना। तो टेस्ट पेपर जब मिलता है आपको तो पेपर ओपन करिए, कॉपी में सॉल्व करिए जैसे ऑफलाइन में करते हैं, बाद में आंसर ऑनलाइन भर देने वहाँ पे, ठीक है ना। तो पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने आपके बैच में एक OTP डाला, वन टाइम पासवर्ड। ये वन टाइम पासवर्ड आपको हर क्लास में मिलेगा, इससे आप अपना अटेंडेंस बना दीजिएगा, ठीक है। ऐप में अपना बैच ओपन करिएगा, वहाँ कॉर्नर में ऑप्शन आता है माई अटेंडेंस। माई अटेंडेंस क्लिक करिएगा, ऊपर ऑप्शन दिखता है कि हाँ अटेंडेंस किस क्लास का बनाना। तो केमिस्ट्री का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, मेरा नाम अभिषेक कुमार, ठीक है ना, और OTP डालिएगा, अटेंडेंस बन जाएगा। तो अभी बताइए, आज हम लोग चूंकि केमिकल कर चुके हैं, केमिकल के बाद मेरे हिसाब से आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू होना चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम ही शुरू हो? बोलिए। आप लोग बोलते नहीं हो यार। हाँ, सब लोग बोला करिए, और आप लोग अपने अपने नाम से ज्वाइन किया करिए, ठीक है ना। कोई अपने फोन वोन का नाम नहीं लिखेंगे, हाँ Redmi 5 और ये सब नहीं, अपना नाम लिखिए। जो ज्वाइनिंग कर आपका नाम दिखना चाहिए, कौन बच्चा बोल रहा है हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो पिछली क्लास हमने केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, है ना। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। बच्चों ये आयनिक इक्विलिब्रियम भी आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। और आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम उन्होंने 3 क्लास में खत्म कर लिया, बट आयनिक 3 क्लास में खत्म नहीं होता है। इसमें लगभग 4 से 5 क्लास लगेंगे, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम जो होता है ना, इसका बेस तो वही है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। याद करिए केमिकल इक्विलिब्रियम हमने क्या सीखा था। आयनिक शुरू करने से पहले हमने आपको बताया था, अगर रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है 2A + 5B 4C प्लस कुछ जो भी 11D, इसका केसी लिखना है। केसी कैसे लिखते थे? राइट हैंड साइड वाला अपॉन लेफ्ट हैंड साइड वाला। जो राइट हैंड साइड में है वो ऊपर आएगा। केसी लिखने का तरीका सबको पता होगा, राइट हैंड साइड में ऊपर आएगा। देखिए, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ C का पावर 4, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ D का पावर 11, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो नीचे आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कुछ लिखा है वो नीचे आ जाएगा। ये सब, ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A का पावर 2, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B का पावर 5। देखिए बच्चों, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है राइट हैंड साइड में जो लिखा वो टू द पावर देयर कोएफिशिएंट, और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा वो टू द पावर देयर कोएफिशिएंट, राइट। इस तरीके से हम केसी निकालते हैं। ये हमने केमिकल में पढ़ा था, और आयनिक में हमें सिर्फ यही पार्ट यूज करना है। केमिकल का इनपुट इतना ही हमको यूज करना है, क्या कि केसी कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज, केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बाकी कुछ भी चेंज कर दो आप, C बढ़ा दो, D बढ़ा दो, A बढ़ा दो, B बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ा दो या घटा दो, केपी केसी चेंज नहीं होता है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो छोटा सा इनपुट हमें यहाँ यूज करना वो ये कि केसी लिखने का तरीका क्या है, पहला। और दूसरा,
केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बदलोगे, कुछ भी मिला दो, आप खुद जाके वहां बैठ जाओ, केपी केसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट माइंड में याद रखना, ये दोनों केमिकल इक्विलिब्रियम के हैं, यहाँ इनका इनपुट यूज होगा बस। ठीक है, चलिए आगे बात स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा पहले बात करते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस, अगर उनकी बात करें तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। देखिए, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, जो आयनाइज नहीं होते हैं, ये आयनाइज नहीं होते हैं, डू नॉट आयनाइज। और इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयनाइज होते हैं, है ना, जैसे NaCl, BaCl2, कुछ भी ले लो, एल्युमिनियम सल्फेट या Al2, SO4 टू द होल थ्राइस, ये सब जो आयनाइज होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बच्चों, जो आयनाइज होते हैं 2 टाइप के होंगे, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं? जो 100% आयनाइज होते हैं, 100% आयनाइज, पूरे पूरे टूटते हैं। और वीक क्या होते हैं? जो लेस आयनाइज होते हैं। लेस का कोई वो लिमिट नहीं है, 100 नहीं है तो वो वीक माना जाएगा। ठीक है, इसमें NaCl आता है, NaCl 100% आयनाइज होता है, इसे 100%। HCl 100% आयनाइज होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइज होते हैं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl ले लीजिए, चलो तो जो आपको स्ट्रॉन्ग नजर आता है वो ले लीजिए, NaOH। वीक जैसे एसिटिक एसिड कम आयनाइज होता है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होता है, लेस आयनाइज होता है। ये देखिए, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारा सारा फोकस इस पे होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम सारा का सारा फोकस वीक इलेक्ट्रोलाइट पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सारा फोकस बच्चों, आयनिक में बहुत बड़ा पार्ट है आयनिक, लेकिन उसमें सारा फोकस कहाँ होगा? वो इस पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सारी कहानी इसके आसपास घूमती रहेगी। जो कम आयनाइज होते हैं, जो कम आयनाइज होंगे बच्चों, उन्हीं में इक्विलिब्रियम आएगा। जो पूरे पूरे आयनाइज होगा तो फॉरवर्ड चलेगी रिएक्शन, 100% फॉरवर्ड चलेगी, तो इक्विलिब्रियम आने का चांस नहीं। इक्विलिब्रियम आने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चाहिए, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, वीक में हम पूरा डील करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में सिर्फ हम पूरी पूरी बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, राइट। सो एक मिनट बच्चों, बस मैं बोर्ड वर्क का फोटो भी लेते जाता हूँ, ताकि जो कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम कभी कभी आता है बच्चों को, तो उनको बाद में हम ये बोर्ड वर्क भेज देते हैं। रिकॉर्डिंग तो रहती है, बट कई बार नेटवर्क का इशू रहता है ना आप लोगों को। तो देखो बच्चों, अगली बात है कि हमारा सारा फोकस इस वीक इलेक्ट्रोलाइट पे होगा, है ना। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट जुड़ा हुआ हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट से जुड़ा हुआ सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे, फिर पीएच का बात करेंगे। बेसिक या पीएच का बात करेंगे। पीएच के बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर बफर, फिर सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, जैसे केस में केएसपी आता है, और लास्ट में इंडिकेटर। इतने पार्ट हैं इसमें। बीच में एक तो छोटे छोटे पार्ट जैसे नहीं लिखे, लेकिन मेन पार्ट इतने ही हैं इसमें। इतने मेन पार्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं 1 by 1। ठीक है, तो जो पढ़ना है इसके लिए पढ़ना, पूरे आयनिक में इसी के बारे में बात करेंगे, और ये इतने सारे पॉइंट इसी के लिए डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक इंट्रोडक्शन।
देखिए बच्चों, बेसिक में बोलते हैं आर्गेनियस थ्योरी, वीक इलेक्ट्रोलाइट एक आर्गेनियस थ्योरी होती है, आर्गेनियस थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। 11th का टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आर्गेनियस थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए पहला पॉइंट क्या है, बेसिक की बात कर रहे हैं, बेसिक में पहले आर्गेनियस थ्योरी आती है। आर्गेनियस थ्योरी बताती है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देखिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा तो वो ए बी है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट अगर वीक है तो ये ए प्लस और बी माइनस में टूटेगा, और साथ ही साथ ये दोनों वापस जुड़ के ए बी बनाएंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जाएगी, ठीक है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का रिवर्स जो डिसोसिएशन है रिवर्सिबल है, तो डिसोसिएशन ऑफ WE मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिवर्सिबल। लेकिन कहां पे, इन वाटर, इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ये एक्वस होना चाहिए, ये भी एक्वस होना चाहिए, ये भी एक्वस होना चाहिए। पानी के अंदर रिवर्सिबल है, हो सकता है कोई दूसरा सॉल्वेंट हो तो रिवर्सिबल ना भी रहे, पानी के अंदर रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, दूसरे सॉल्वेंट में रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं भी हो सकती है, राइट। अच्छा बच्चों, ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, इसका केसी लिखोगे ना, केसी, ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट ए प्लस साइन का पावर 1 बी माइनस साइन का पावर 1, मतलब इनका इसका पावर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी का पावर 1। देखिए बच्चों ऐसे आ जाएगा, लेकिन इसको केसी नहीं बोलेंगे, इसको नाम बदल देते हैं, नाम बदल कर देते हैं के आई, आई फॉर आयोनाइजेशन, जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसकी सारी प्रॉपर्टी वही है जो केसी की थी, बस इसको हम नाम बदल देते हैं कि आई कर देते हैं आई फॉर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कि आई हो जाएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट। बच्चों अगर ये एसिड होता, अगर ये वीक एसिड होता तो इसी को के बोलते, अगर बेस होता है इसी के आई के नाम और बदले जा सकते हैं, इसको हम के भी बोल सकते हैं, के ए बोल सकते हैं फॉर वीक एसिड, इसी को हम के बी बोल सकते हैं फॉर वीक बेस। अगर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट की जगह ऐसे लिखा होता है एसिटिक एसिड CH3COH, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आता है ना उसे हम Ka बोलते, H प्लस आयन और एसिटेट आयन। अगर वीक बेस होता है NH4OH तो बच्चों इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोलते Kb, ठीक है ना। और यहाँ पे भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही अल्फा होता है, एक में से कितना जाता है ना। तीसरा पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं, तीसरा पॉइंट वहां आएगा, याद करिए अल्फा, अल्फा याद है, अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम दिया था, यहाँ भी वही नाम देते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर एक चीज और, क्योंकि डिसोशिएट होकर आयन बना रहा है, ध्यान दीजिए ये डिसोशिएट होकर आयन बना रहा है, इसलिए इसको हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, एक ही बात। आप लोग बीच बीच में बोलते रहिए, ठीक है, नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा आप क्या सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं। आप लोग बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं बोर्ड नहीं दिख रहा तो भी बताइए, अननेसेसरी ही बताइए लेकिन बताइए सब, ठीक है। तो अब आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही है जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक में से कितना रिएक्ट करता है, आउट ऑफ 1 मोल कितना डिसोशिएट होगा, फ्रैक्शन दैट डिसोशिएट्स। कैसे यूज करेंगे आइए बताते हैं। तो ये अल्फा की जो बात कर रहे हैं, अल्फा होता है फ्रैक्शन दैट डिसोशिएट्स, ये जो डेफिनेशन वहां बताई थी वही है, दैट डिसोशिएट्स, या फिर मोल्स डिसोशिएटेड आउट ऑफ 1 मोल, एक ही बात है, फ्रैक्शन मतलब ही मोल होता है, 1 के रिस्पेक्ट में होता है, मोल्स डिसोशिएटेड आउट ऑफ 1 मोल, मोल्स डिसोशिएटेड आउट ऑफ 1 मोल, ये अल्फा होता है ना। अल्फा का यूज कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दिए अल्फा का यूज कैसे करेंगे, ऐसे
जैसे ऐसे लिख देगा कि सर A2B3 टूट रहा है, 2A+ आयन आ रहे हैं, 3B- आयन आ रहे हैं, ऐसे। तो आप कहोगे ठीक है, अगर 1 लोगे तो 1 में से अल्फा जाएगा, ये इक्विलिब्रियम आने पे 2 अल्फा, ये 3 अल्फा बनेगा। लेकिन ये 1 में से अल्फा जाता, अगर हमने इसके 2 मोल लिए होते बच्चों, तो 2 में से 2 अल्फा क्या होता, ये 2 ऑफ 2 अल्फा, ये 3 ऑफ 2 अल्फा बनता है ना। अगर हमने इसके C मोल लिए होते, C में से C अल्फा जाता, तो 2 ऑफ C अल्फा और 3 ऑफ C अल्फा बनता। एक में से जाता वो अल्फा होता है। अकॉर्डिंगली सोचिएगा, अगर हमने A मोल लिए होते तो A में से A अल्फा जाता, इक्विलिब्रियम आने पे 2 ऑफ A अल्फा और ये 3 ऑफ A अल्फा बनता। ऐसे आपको पहले लिखना है। अल्फा मतलब एक में से कितना जाता है, ध्यान रखना। यूनिटरी मेथड से पता कर लेना कि गिवन अमाउंट में से इतना जाए तो 1 में से कितना जाएगा, ये अल्फा होता है। तो अब जो हमने RMS3 पढ़ी है, इसी को यूज करते हैं और इसके यूज से इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग ओस्ट-वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलेंगे। थोड़ी देर में आने ही वाला है ओस्ट-वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। तो इसको यूज करके 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसी का जो रिजल्ट होगा उसको ओस्ट-वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलेंगे। आइए क्वेश्चन करें। चलिए बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा। देखिए, फाइंड H+ ion concentration in 0.4 molar CCl3COOH, CCl3COH है ना, उसका K गिवन है 10⁻⁵। करिए, H+ ion कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आपको 0.4 मोलर CCl3COH, यानी ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। K इसका दे दिया है 10⁻⁵। सिंपली आपका तरीका वही है, इक्वेशन लिखिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। देखिए, इसको अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें बच्चों तो अपना तरीका वही है। देखिए, CCl3COH, एक ये भी है, ये आयनाइज होगा, बनाएगा CCl3CO- और H+ आयन, राइट। पहले रिएक्शन लिखिए, फिर क्या करिए, इसके बाद आप लिखिए शुरू में क्या था। तो शुरू में तो ये 0.4 मोलर था, ये 0 था बच्चों। फिर मैंने क्या डिस्कस किया था कि मान लीजिए इक्विलिब्रियम आने तक ये 0.4 में से कुछ x अमाउंट चला जाता है, 0.4 में से कुछ x अमाउंट चला जाता है, x अमाउंट, ये x और x बन जाएगा बच्चों। हमें x की वैल्यू निकाला, यही ना H+ आयन, यही निकालना है हमको, H+ आयन निकालना है, ये x की वैल्यू में H+ आयन निकालना है। तो देखो, इसका Kc लिखो ना। Kc लिखने का तरीका क्या होता है, Kc नहीं, इसका K दिया, ठीक है। Kc का K के नाम से जानते हैं। तो K इक्वल टू हो जाएगा इसका कॉन्सन्ट्रेशन का पावर 1, इसकी कॉन्सन्ट्रेशन का पावर 1, K दिया 10⁻⁵। ये x है, ये x है, वैल्यूज रखते जाइए, x इंटू एक्स अपॉन 0.4 - x। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप देखो
ये क्वाड्रेटिक बन गई आपके पास, है ना, ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्या क्वाड्रेटिक होगी? ऐसी कुछ 10⁻⁵ इक्वल टू x² अपॉन 0.4 - x। बच्चों ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक ये सब इक्वेशन बनेंगी और हमें केमिस्ट्री में क्वाड्रेटिक क्यूबिक थोड़ी सॉल्व करना होता है ना। तो क्वाड्रेटिक कर भी सकते हैं, क्यूबिक तो बिल्कुल नहीं करना। तो क्या करना है, कहते हैं इसमें हमारे पास दो तरीके हैं, एक इजी मेथड और एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड। तो पहले इजी मेथड। इजी मेथड में क्या करिए, निगलेक्शन वाला कोर्स हम बाई निगलेक्शन सॉल्व करेंगे। अगर निगलेक्शन वैलिड नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक पे जाएंगे। तो बाई निगलेक्शन और फिर सिंपल वही ट्रेडिशनल मतलब बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक से कैसे करना, निगलेक्शन और क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो बच्चों निगलेक्शन और क्वाड्रेटिक दो तरीके हैं। आप क्वाड्रेटिक सोल्व करोगे तो उसका समय लग जाए, है ना, लेकिन निगलेक्शन से क्वेश्चन फटाफट होता है, ये सीख लीजिए। निगलेक्शन से क्वेश्चन फटाफट होता है, लेकिन निगलेक्शन हमेशा होता नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले निगलेक्शन मेथड ट्राई करें। अगर निगलेक्शन मेथड वैलिड नहीं होगा फिर ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करें, है ना। सही, पहले निगलेक्शन से चेक करते हैं। पहले आप पहला मेथड देखते हैं निगलेक्शन से कैसे होगा। पहले निगलेक्शन, और निगलेक्शन अगर वैलिड नहीं हुआ, आप भी कभी भी कोई क्वेश्चन करें पहले निगलेक्शन को ही प्रेफरेंस दें। 90% क्वेश्चन निगलेक्शन से हो जाते हैं जो जेईई मेंस में आते हैं, लेकिन एडवांस का जो क्वेश्चन होगा वो 90% में नहीं होगा, 10% में होगा। जहाँ निगलेक्शन आप करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 90% आपकी आदत पड़ जाती है निगलेक्शन करने की। आप क्वेश्चन देखा, निगलेक्शन किया, लेकिन जो एडवांस का क्वेश्चन होता है उसमें निगलेक्शन वैलिड ही नहीं होता। कई बार ऐसा देखा गया, इसलिए हमेशा निगलेक्शन क्रॉस चेक जरूर करना। देखो जरा बाय निगलेक्शन, निगलेक्शन क्या है, देखो जरा, ये 10⁻⁵ इक्वल टू x² अपॉन 0.4 - x, राइट। ठीक है बच्चों, इसमें जो है ना, ये x को हम निगलेक्ट करते हैं, 0 रख देते हैं। क्यों 0 रखा था? 0 रखने के लिए हमेशा पहली बात ये कि k की वैल्यू 10⁻⁵ के ऑर्डर की होनी चाहिए, -5 - 6। 10⁻⁵ के ऑर्डर होगा, निगलेक्शन चांसेस है वैलिड होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है वैलिड होगा। लेकिन 10⁻³ हो जाएगा, -2 हो जाएगा, निगलेक्शन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो निगलेक्शन वैलिड होने के लिए इसकी वैल्यू 10⁻⁵ के आसपास हो, निगलेक्शन आप श्योर शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये हमेशा क्रॉस चेक करना नहीं भूलना, कितना भी श्योर हो क्रॉस चेक करना नहीं भूलना। तो कैसे, इस पर ऐसे निगलेक्ट करोगे क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ इक्वल टू x² अपॉन 0.4, यानी x² इक्वल टू 4 × 10⁻⁶ आ गया, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 2 × 10⁻3। ये देखिए, देखिए अब इसमें वैलिड परसेंटेज एरर निकालना है, तुरंत निकालना परसेंटेज एरर, कितना एरर हो रहा है, कैसे, जिसको निगलेक्ट किया, यानी x को निगलेक्ट किया, किसके स्टेप में किया, 0.4 के स्टेप में किया, into 100। मतलब ये 5% से कम आना, इसकी वैल्यू 5 से कम आनी चाहिए। अगर ये 5 से कम आ रहा है तो हमारा निगलेक्शन वैलिड। देखिए 2 × 10⁻³ अपॉन 0.4 into 100, मुझे लग रहा है ये आ जाता है 2/4, 0.5 आ रहा है, जैसे 0.5 आया तो हम कहेंगे तो वैलिड है। क्यों वैलिड है, इट इज लेस देन 5%, इट इज वैलिड। क्यों, इट इज लेस देन 5%। इसका मतलब जो वैलिड है, हमने आंसर जो निकाला बिल्कुल सही है, ये आंसर सही है। ये x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू है ना वही ना, x + यही पूछा था से, यही x + यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, अगर बाय चांस बच्चों ये परसेंटेज एरर 5% से के बराबर भी रह जाती है, एग्जैक्ट बराबर भी नहीं आना चाहिए, कम ही रहना चाहिए, तो भी हम फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, प्रॉपर तरीके से क्वाड्रेटिक जैसे करते वैसे करते, ठीक है। तो पर जो एरर है वो 5% से कम ही आना चाहिए, 5% के बराबर आ गया या उसके ज्यादा आ गया तो फिर हमको निगेटिव, फिर कहेंगे ये आंसर गलत है, फिर हम क्वाड्रेटिक से आंसर निकालेंगे वो सही होगा, ठीक है। तो ये एरर का चेक करना बहुत, निगलेक्शन 90% क्वेश्चंस में होगा, लेकिन एरर चेक करना बहुत जरूरी है, बिना एरर के काम ना करें, ठीक है। सो आफ्टर दिस
इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से, इसमें आंसर क्या है, h प्लस साइन कितना है, इतना है, राइट। इसी क्वेश्चन को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में भी कर सकते थे, अल्फा के टर्म्स में। कैसे करें आइए देखते हैं। इसी क्वेश्चन को अल्फा के टर्म्स में कैसे करें, इसी क्वेश्चन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड 2, इसी क्वेश्चन का मेथड 2, आपको जो इजी लगे वो अप्लाई करिए। यहां मैं दोनों लगा सकता हूं, कैसे, CCl3 COH CCl3 CO माइनस और H प्लस साइन, ठीक है। तो इसको सही देखना, इस मेथड 2 को हम लोग ओस्मोल डायलेशन का बोलते हैं। शुरू में कॉन्सेंट्रेशन की C थी, ये 0 0, फिर जब इक्विलिब्रियम आता है T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम जैसे ही आता है, ये C में से C अल्फा जाता है, ये C अल्फा और C अल्फा बनता है। बच्चों हमें H प्लस साइन चाहिए, C अल्फा की वैल्यू चाहिए, H प्लस साइन चाहिए, C अल्फा की वैल्यू। फिर से इसका K लिखेंगे, K क्या होगा, जैसे लोग अपॉन दिस K लिखेंगे, अब वैल्यूज रख देते हैं, वैल्यूज रखेंगे लेकिन ऐसे C अल्फा इनटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, है ना, ये वैल्यूज आ गई K। आंसर वही आएगा, सामने लिखा हुआ आंसर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे x की वैल्यू वही है, मतलब h प्लस साइन उतना ही आएगा, बट ये हमेशा अल्फा ट्रांसफर भी कर सकते हैं उसी क्वेश्चन को। तो ऐसे केस में अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ से वो 10 पावर -5 इक्वल टू आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बच्चों यहाँ पे भी क्या करोगे, आपको क्वाड्रेटिक से बचना है, पहले एक बार निगलेक्शन कर लो, तो इसको आप निगलेक्ट कर लो। अगर निगलेक्ट कर दोगे तो ये 10 की पावर -5 इक्वल टू बचेगा C अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा इक्वल टू बचेगा रूट ऑफ 10 पावर -5 बाई C। C यानी कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, तो ये 10 पावर -5 अपॉन 0.4, मुझे लगता है ये 10 की पावर -2 बाई 2 आ जाएगा, यानी 10 की पावर -2 बाई 2, ये 5 10⁻³ आ रहा है। बच्चों ये 5 10⁻³ आ रहा है ना, ध्यान रखिएगा ये 0.005% 5 आ रहा है, 0.05 आ रहा है ना। और ध्यान दीजिए हमने 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट किया, 1 के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में बच्चों 5% कितना होता है 1 का 5% होता है 0.05, है ना, और ये 0.05 से कम है यानी वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो इट इज लेस देन 0.05, इट इज हेंस वैलिड। तो ये H प्लस साइन हमारा वैलिड हो गया। अब क्या करेंगे, H प्लस सॉरी अल्फा वैलिड हो गया, लेकिन अल्फा को नहीं पूछा था, हमसे पूछा था H प्लस साइन जो C अल्फा के बराबर है, तो क्योंकि H प्लस साइन वैलिड है तो C H प्लस साइन को हो जाएगा C अल्फा, वैल्यू मतलब C की वैल्यू रखिए 0.4, अल्फा आप निकाल चुके हो, ऊपर रखिए, ये बच्चों वही आएगा 2 × 10⁻³ देख लीजिए ये H प्लस साइन जो आंसर यहाँ आया पहले मेथड से वही दूसरे मेथड से आया। आप मेथड कोई भी अप्लाई करें, कोई भी मेथड अप्लाई करें, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वैसे ही आएगा, चाहे मेथड 1 अप्लाई करें x के टर्म्स में, चाहे मेथड 2 अप्लाई करें अल्फा के टर्म्स में, है ना। देखिए मेथड 2 को हम लोग नाम भी देते हैं क्या, ओस्वाल्ड डायलेशन, मैं साइड में करके बताता हूं, ओस्वाल्ड डायलेशन लॉ। मेथड 2 को हम लोग ओस्वाल्ड डायलेशन लॉ का नाम देंगे। देखिए मेथड 2 ही है ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ, ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ। हाँ जी, ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ क्या है, देखो बच्चों एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे टूट रहा है AB, A प्लस और B माइनस में, ठीक है ना। इसका आप लिखो KI क्या होगा, KI आयनेशन कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी C में से C अल्फा जा रहा है, C अल्फा और C अल्फा बन रहा है, इसका KI होगा A प्लस साइन B माइनस साइन अपॉन AB, है ना, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, वही किया जो इधर किया था, जो इधर किया वो इधर लिख रहे हैं। तो KI इक्वल टू आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए हम कहेंगे क्वाड्रेटिक से बचने के निगलेक्ट कर दें, अगर क्यों, अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1, अगर वेरी मच लेस देन 1 है तो निगलेक्ट कर दीजिए। जैसे निगलेक्ट करोगे तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ K बाई C, KI बाई C एक्चुअली,
ये देखिए ये अल्फा आ गया बच्चों, यही ओस्टवाल्ड डायलेशन लॉ है। अल्फा निकालने का तरीका आप देखें, यहाँ पे भी तो वही था, ये भी था ना, अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ के बाई सी, है ना। तो आप जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाई सी आ जाएगी, ओस्टवाल्ड डायलेशन लॉ का फॉर्मूला है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है बात करेंगे, अभी इसको पहले नोट कर लीजिए। ओस्टवाल्ड डायलेशन लॉ है, इसका फिर इंटरप्रिटेशन कैसे निकालना है वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ के आई बाई सी होता है, ये ओस्टवाल्ड डायलेशन लॉ है। और मेथड 2 जो हमने किया था क्वेश्चन करने का, मेथड 2 अल्फा के टर्म्स में जो क्वेश्चन करते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड डायलेशन लॉ, ठीक है। अब इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं ओस्टवाल्ड डायलेशन लॉ को। अगर आप क्वेश्चन कभी भी आए, आपकी मर्जी, जो मेथड आपको आसान अप्रोच लगे वो करो, चाहे अल्फा के टर्म्स में या जनरल अमाउंट के टर्म्स में। जिन लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम का क्लास किया उन्होंने ये चीज देखी होगी। अगर किसी ने केमिकल इक्विलिब्रियम का क्लास नहीं किया तो मैसेज भेजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तीनों रिकॉर्डिंग, है ना, आपको समय निकाल के देखना पड़ेगा। आइए देखिए बच्चों, अब इसमें क्या है ना, नोट नंबर 1 ओस्टवाल्ड डायलेशन लॉ का नोट नंबर 1 है, क्या है लॉ, क्या है लॉ, ये है पहले बार डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन क्या होता है बच्चों, डाइल्यूशन वी होता है। वी होता क्या है, ये होता है कि 1/c एक्चुअली, वॉल्यूम containing 1 मोल सोल्यूट। वी डाइल्यूशन बोलते हैं, ये होता है वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल सोल्यूट। सोल्यूट का 1 मोल कितने में आ जाएगा, तो आपको क्या सर, अगर कॉन्सेंट्रेशन देखिए, ध्यान दीजिए, अगर कॉन्सेंट्रेशन सी मोल पर लीटर है तो उसका मतलब क्या हुआ कि सी मोल जो है वो 1 लीटर में है, तो 1 मोल कितने लीटर में होगा, 1/c लीटर में। बच्चों यही है डाइल्यूशन, इसी 1/c को, इसी को हम डाइल्यूशन, दिस इज व्हाट कॉल्ड डाइल्यूशन, दिस इज इक्वल टू वी। तो डाइल्यूशन वी क्या होता है, डाइल्यूशन वी होता है 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान दीजिए, ये 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन को ही डाइल्यूशन बोलते हैं। क्लियर। और लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या हो गया, अब ध्यान दीजिए, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ के बाई सी आया, के बाई सी। देखिए बेटा, के आई बाई सी बोलो या के बाई सी बोलो, लेकिन ये 1 अपॉन सी जो है ना, इसको क्या डाइल्यूशन बोल देंगे, तो हो जाए रूट ऑफ के, तो ठीक है, लेकिन जो 1 अपॉन सी है ना, उसको 1 अपॉन सी को वी बोलेंगे, तो ये 1 अपॉन रूट ऑफ के भी आ जाएगा। ये देखिए, ये भी एक ही बात है, 1 अपॉन रूट ऑफ के भी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान दीजिएगा। और ये डाइल्यूशन, इससे पता लगता है, ये मतलब ये के भी लिखा, ये दोनों डाइल्यूशन लॉ है, लेकिन यहां से लगता है ये के तो कांस्टेंट है ना। तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट सी या 1 अपॉन या रूट वी, एक ही बात है। तो बच्चों इसको अगर हम ग्राफ में इंटरप्रेट करें तो ग्राफ में ऐसा चलेगा कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लें, कॉन्सेंट्रेशन या अल्फा, ये अल्फा रहे वाई एक्सिस पे, और यहाँ ले लें रूट सी, तो ग्राफ ऐसा जाएगा, देखिए इस टाइप का। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, देखिए इनवर्स है ना। और जैसे कॉन्सेंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगा, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे जीरो को अप्रोच करेगा, अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ये 1 को अप्रोच करेगा, ठीक है, 1 को अप्रोच करेगा। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, जो बोलता है सोल्यूशन को जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे, जैसे जैसे पानी मिलाओगे, ध्यान दीजिए बच्चों, डाइल्यूशन लॉ, ध्यान दीजिए, डाइल्यूशन लॉ को इंटरप्रेट करना समझिएगा, है ना, कि जैसे जैसे पानी मिलाओगे, पानी मिलाओगे, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ेगा मतलब ये मोर एंड मोर आयनाइज होगा, मोर एंड मोर आयनाइज होगा, ठीक है। तो अल्फा बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा आयनाइज होगा, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलता है। इसको इंटरप्रेट करना समझिए एक बार। और आपने अभी केमिकल 12th में पढ़ा होगा ना, कोलेराउस लॉ, कोलेराउस लॉ को इसी से लिंक किया गया था, डाइल्यूट करोगे अल्फा बढ़ेगा, ठीक है।
देखिए इसको हम नोट 2 का फर्स्ट पॉइंट मान लो ये हो गया है ना। 2 का सेकंड क्या है? 2 का सेकंड ये है, देखिए बच्चों ये कि हम जानते हैं ए बी टूटेगा किसमें? ए प्लस और बी माइनस में। तो 1 में से अल्फा जाएगा ये और अल्फा बनेगा। और ये बताता है जैसे जैसे जिस वेसल में ये रिएक्शन लिखी, जिस वेसल में ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिस वेसल में भरा हुआ है है ना, ऐसे बच्चों उसमें पानी मिलाओ, जिसमें भरा उसमें पानी मिलाओ। आप पानी मिलाओगे सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, और कॉन्सेंट्रेशन सी घटेगा तो अल्फा बढ़ेगा मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ऑन डाइल्यूशन रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मोर इन ज्यादा आयनाइज होगा। ऑन डाइल्यूशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन अल्फा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन घटेगा लेकिन अल्फा बढ़ेगा तो बच्चों ये मोर एंड मोर आयनाइज होगा, है ना। अल्फा बढ़ने का मतलब हुआ मोर एंड मोर विल आयोनाइज मोर। और एक बात बताओ, आपने इतना पानी मिला दिया कि आपने हद क्रॉस कर दी, लिमिट क्रॉस कर दी। लिमिट जैसे ही क्रॉस करोगे बच्चों क्या होगा? लिमिट क्रॉस करोगे 100% आयनाइज हो जाएगा, उसी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वही है, 100% आयनाइज हो गया। देखिए इधर कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा? ये ए बी जो है ना 100% आयनाइज होगा, ए प्लस और बी माइनस में। 1 में से पूरा 1 जाएगा 0, ये अल्फा, ये 1 और 1 बन गया। देखिए यही इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, इनफाइनाइट में इतना पानी मिला दें, हद क्रॉस कर दें, उस केस में क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक नहीं रहेगा, ये 100% आयनाइज हो जाएगा। ये वीक जो है स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करेगा। तो वीक स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करेगा कब? जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे तब। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक नहीं रहता, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कोलेराउस लॉ याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? कोलेराउस लॉ यही इसी चीज को यूज करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग बन जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग जैसे ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वीक ना रहा, क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बन गया। क्लियर? तो बच्चों इस प्रकार से ये था हमारा पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ। ठीक है ना। तो बोलता है डाइल्यूट करोगे रिएक्शन, डाइल्यूट करोगे सी घटेगा अल्फा बढ़ेगा, तो दिख भी रहा होगा सी घटेगा अल्फा बढ़ेगा, लेकिन अल्फा मैक्सिमम 1 को अप्रोच कर, 1 पे एरो रहेगा, नहीं अप्रोचिंग होगा। 1 कभी 1 के बराबर कभी नहीं होगा, हमेशा अप्रोचिंग होगा 1 को। ठीक है, तो ये पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हमने किए। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं? हाँ जी। तो बच्चों इस प्रकार अब हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन वही होगा जो हमने अभी किया। पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन वही होगा जो अभी थोड़ी देर पहले किया, उसकी उसी को हमने डायरेक्ट किया पूरा। पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ है क्या? एक लाइन का लॉ है, अल्फा इक्वल्स रूट ऑफ k बाई सी। अच्छा एक सेकंड, एक चीज बताना भूल गया बच्चों आपको कि लिखाना तो वही चाहिए, बट फिलहाल मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, है ना, नोट नंबर 3 बना के। अल्फा इक्वल्स टू रूट ऑफ k बाई सी। अच्छा ये वैलिड कब है? ये वैलिड होता है, इसका वैलिडेशन कंडीशन है वैलिड इफ अल्फा कम्स लेस देन 5% एरर। 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को हमने निगलेक्ट किया, 1 का 5% 0.05। अगर ये 0.05 से कम है तो, अगर अल्फा आपने इस फॉर्मूले को यूज करके अल्फा निकाला और 0.05 से कम आ गया 0.05, तो आपका आंसर वैलिड है। क्यों? अरे आपने अल्फा को देखिए, उसका डेरिवेशन देखिए, आपने अल्फा को 1 के सामने निगलेक्ट किया है, तो 1 का 5% मैक्सिमम 0.05 होता है, उतना सा निगलेक्शन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले से अल्फा निकाल रहे हो, मान लीजिए आपने एग्जाम में इस फॉर्मूले को यूज करके अल्फा निकाला, लेकिन वो आंसर टिक करना है कि नहीं करना है, तो देख लेना इस फॉर्मूले को यूज करके अल्फा आया है, अगर वो 0.05 या से कम आया है तो आंसर टिक करना है, और 0.05 से ज्यादा आ गया तो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है, ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, वही बेसिक इक्वेशन लगानी है क्या, वो राइट हैंड साइड, सॉरी केसी के बेसिक क्वेश्चन, राइट हैंड साइड वाला अपॉन लेफ्ट हैंड साइड वाला उसे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले से आया हुआ आंसर आपको आंसर है कि नहीं है ये तभी समझना है, इस क्रॉस चेक कर लेना अल्फा की वैल्यू देख करके। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ बच्चों लिखिए,
कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं अल्फा फॉर 0.004 मोलर 0.004 मोलर फॉर्मिक एसिड SCOH, इसका K दिया है 10⁻³ बच्चों। इसका फॉर्मूला आप इसका K आप निकाल, पहले मतलब फॉर्मूला से निकालो, फॉर्मूला से निकाल के आंसर देना है कि नहीं देना ये डिपेंड करेगा। सबसे पहले दिमाग में अल्फा निकालना है, अरे अल्फा तुरंत, अल्फा इक्वल्स रूट ऑफ K/C, ये फॉर्मूला पढ़ा होता है। K कितना है 10⁻³, ये कितना है 0.004, मुझे लगता है ये आ जाएगा 1/4, 1/4 मतलब रूट ऑफ 1/4 मतलब 1/2 आ गया, यानी 0.5 आ गया बच्चों। अल्फा 0.5 आ गया, देखो ना 0.05 से कम होना चाहिए, तो 0.5 आ गया, तो आपको ये वैलिड नहीं है। क्यों? अल्फा शुड बी लेस देन 0.005, इससे कम होना चाहिए, आंसर वैलिड नहीं है, हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर अल्फा नहीं दे सकते। फिर क्या करेंगे तो बच्चों? फिर क्या अपना ट्रेडिशनल तरीका, बिना नेग्लेक्शन वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट फॉलो करो। HCOH HCOO माइनस H प्लस आयन, 1 में से अल्फा जा सॉरी C में से C अल्फा जाएगा, C अल्फा और C अल्फा बनेगा। आप लोग तो ऐसे कर लो या x के टर्म्स में कर लो, तो K इक्वल्स टू आ जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन अल्फा निग्लेजिबल नहीं हो तो समझ चुके हैं, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा। K की वैल्यू रखिए 10⁻³ C रखिए, कितना है C आ रहा है 0.004, बस इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना ही एकमात्र उपाय। तो जब भी क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के सीधे नेग्लेक्शन पे नहीं जाना है, सीधे नेग्लेक्शन पे नहीं जाना है। आंसर बताओ फटाफट, कितना आ रहा है? बोलिए बच्चों, आंसर बताइए सभी लोग, कैलकुलेट करिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए फटाफट। और आप लोगों को ही करना है, ध्यान रखिएगा। आगे जाके क्या मतलब मुश्किल से 15-20 दिन के बाद हम लोग शाम को एक प्रैक्टिस सेशन चला करेगा। ठीक है, सबको प्रैक्टिस सेशन में आना कंपलसरी है। 15-20 दिन के बाद आपको प्रैक्टिस सेशन रहेगा। प्रैक्टिस सेशन में शाम को आपको हर दिन जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना, उनसे जुड़े हुए लगभग 1 घंटे में 25-30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको वही प्रैक्टिस करनी बैठ के शाम को। ठीक है, और पूरा तरीके से सॉल्व करके मतलब रिकॉर्ड बनाना, क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, आपको ही प्रैक्टिस करनी है, आपको ही परफेक्शन लाना। आप अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का रह गए, उसको हमें बस मेकअप करना, वो मेकअप प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मत सोचना कि हाँ तो फालतू क्वेश्चन कर रहे हैं क्या यार, तो सर बड़ा आसान आता है। आसान है कोई बात नहीं, इसकी प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस आपको करते रहना है ना, वो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस लगातार लगे रहिएगा, सब अच्छा हो जाएगा। हमेशा टफ मत खोजिए, क्योंकि आसान भी खोजिए। तो शाम को 15 दिन के बाद लगभग हम शाम को प्रैक्टिस सेशन करेंगे बच्चों, लगभग उसमें हर दिन शाम को, हर दिन के अल्टरनेट, शुरू में अल्टरनेट डेज पे होगा। अल्टरनेट डेज पे आपको शाम को कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, है ना। जैसे एक दिन केमिकल इक्विलिब्रियम के 18 क्वेश्चन दे दिए, आप सब लोग सॉल्व कर रहे हो और सबमिट कर रहे हो। टाइम लिमिट रहेगा, हाँ 9 बजे से पहले सबमिट करना है। ठीक है, तो वो भी कंपटीशन रहेगा, टाइम प्रेशर भी रहेगा और सारा चीजें रहेगा, लेकिन और प्रैक्टिस भी आपकी होगी, घर से ही करना है फिलहाल। ठीक है, शुरू में अल्टरनेट होगा और धीरे धीरे बाद में जाके 2-3 महीने बाद जब जेईई मेन पास आने वाला होगा, जनवरी वाला, 2 महीने बाद लगभग, है ना, तो फिर हम उसको डेली कर देंगे। और फिर जेईई मेन अप्रैल का, तो फिर हम देखेंगे अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन आपको नहीं छोड़ना। प्रैक्टिस सेशन में आसान क्वेश्चन भी होगा, मिक्स क्वेश्चन होंगे, आसान भी होगा, टफ भी होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें सोचना कि धोनी बड़ा अमीर आदमी हो गया है और पैसा बहुत हो गया है, एक काम करेंगे, वो प्रैक्टिस नहीं करे, प्रैक्टिस करने के लिए दूसरे बंदे को रख लेगा, वो प्रैक्टिस करेगा, वो खाली, और धोनी खाली फील्ड में जाके खेलेगा। ऐसा नहीं होगा भाई, प्रैक्टिस धोनी को ही करना होगा, इतना ही पैसे वाला कुछ ना हो जाए। जिसको परफॉर्म करना उसी को प्रैक्टिस करना है, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो इसका हो, एग्जाम का हो। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना है और प्रैक्टिस सेशन कोई छोड़ेगा नहीं। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्लम मान के चलिए आज अगर 7 तारीख है,
तो 25 तारीख के बाद से आप एक्सपेक्ट करिए कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे। तब तक क्योंकि हर सब्जेक्ट में 2-2 3-3 टॉपिक हो चुके हैं, जो टॉपिक हो चुके हैं उसी की प्रैक्टिस करनी, ठीक है। और बाई चांस कभी कभी ऐसा भी करेंगे उसमें कि कोई प्रैक्टिस पेपर जो हो चुका है वही पेपर आपको दोबारा दे दिया करने के लिए। तो अगर फिर हम क्या देखेंगे, सब जब पेपर रिपीट हो गया तो आपको सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना। अगर सारे क्वेश्चन नहीं, और दूसरी चीज, अगर आपने सारे क्वेश्चन पहली बार में सही किए तो पहली बार में आपको सॉल्व करने में 50 मिनट लगे थे, तो अभी तो कम समय में सॉल्व होना चाहिए, 40 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिस पेपर में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन रखनी होगी। अगर टाइम पहले अटेम्प्ट में आपने 100% क्वेश्चन सही कर लिए लेकिन आपको घंटा भर लगा करने में, तो फिर दूसरे अटेम्प्ट में कम समय लगना चाहिए, परफेक्शन आना चाहिए, है ना। अब साल में अभी तो हमारे पास समय कम है, लेकिन जब ज्यादा समय होता है तो बोलते ठीक है एक प्रैक्टिस पेपर 2 बार रिपीट होगा, 2 बार अगर रिपीट होगा तो फिर क्या करना है, 2 बार में, पहली बार में अगर आपने 50 मिनट में 100% मार्क्स आए, दूसरी बार में 40 मिनट में आए, तीसरी बार तो और कम समय में आने चाहिए, 35 मिनट में आने चाहिए, मतलब टाइम कम होना चाहिए, 1 मिनट ही कम, लेकिन कम होना चाहिए, वो होती है स्पीड आपकी, ठीक है। और इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम को जब आप मेन एग्जाम दो तो आपको फील हो, अरे यार ये सब तो, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो हम 2 बार कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर बोलिए फटाफट जल्दी से। 0.39 सभी का आंसर आ रहा है, अल्फा इक्वल्स टू आ रहा है, अल्फा इक्वल्स टू 0.39, और आप देख रहे होंगे कि ये 0.505 आ रहा था और ये 0.39, बहुत डिफरेंस है दोनों में। यस सर। ठीक है, तो जब भी फॉर्मूला लगा के आंख बंद करके आंसर नहीं एक्सेप्ट करना है, क्या करना है, अगर ये 0.05 से कम आया तो एक्सेप्ट करना है, नहीं तो अपना ट्रेडिशनल मेथड केपीकेसी लिखो और सॉल्व करो। चलिए बच्चों, एक और चीज नोट नंबर नेक्स्ट होगा, कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक। वैसे स्ट्रॉन्ग और वीक होना एक रिलेटेड टर्म है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू के। जितना के बढ़ेगा, इट इज प्रोपोर्शनल एक्चुअली अल्फा, अल्फा के प्रोपोर्शनल होती है, जितना अल्फा बढ़ेगा उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अल्फा किसके प्रोपोर्शनल होता है, अल्फा तो के प्रोपोर्शनल होता है ना। इट इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा and alpha is proportional to k। ये तो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके लिए अगर अल्फा बढ़ेगा तो के बढ़े, अल्फा बढ़ेगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो, और ध्यान रखिए अल्फा मैक्सिमम कितना होता है, अल्फा मैक्सिमम 1 होता है, इसको ये ऐसे केस में 100% आयनाइज हो जाएगा, है ना। अच्छा बच्चों एक ध्यान रखना, ये वीक और स्ट्रॉन्ग और वीक होना रिलेटेड टर्म है। जैसे अगर अल्फा 90% है, अल्फा 90% है, अल्फा 70% है, और अल्फा 65% है या 50% है। देखो बच्चों यहाँ एक रिलेटेड टर्म है, स्ट्रॉन्ग और वीक होना एक रिलेटेड टर्म है। जैसे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों में ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, लेकिन हम इन दोनों को कंपेयर कर दें तो बच्चों फिर ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये वीक हो गया। तो अब ये 70% जो अल्फा है, ये इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक होना रिलेटेड टर्म है, ध्यान रखिए रिलेटेड टर्म। कोई एक इलेक्ट्रोलाइट एक के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, दूसरे के रिस्पेक्ट में वीक भी हो सकता है, ठीक है। ओके
नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, चल एक छोटी सी बात और, क्या कि अभी जो हमने पढ़ा है बेसिक क्वेश्चन तो वही है, लेकिन अगर ऐसे बोल दे, ध्यान दीजिएगा कि ए बी है, ए प्लस और बी माइनस में टूट रहा है ना। अच्छा अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको छोटा सा प्रिंसिपल पढ़ाया था क्या, ली चिटेले प्रिंसिपल। वो क्या बोलता था, आप कुछ बढ़ाओगे रिएक्शंस को घटाना चाहेगी, आप कुछ घटाओगे रिएक्शंस को बढ़ाना चाहिए, रिएक्शन हमेशा आपका उल्टा चाहेगी, जो आपने किया है रिएक्शन उसका उल्टा चाहेगी, ठीक है, जो आपने किया है रिएक्शन हमेशा उसका उल्टा चाहेगी, इतना ध्यान रखिए। आपने कुछ घटाया रिएक्शन बढ़ाना चाहेगी, आपने कुछ बढ़ाया रिएक्शन को घटाना चाहिए, इसी को, इस कंसेप्ट को अप्लाई करेगी। ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसमें हम बाहर से ए प्लस साइन मिला दें बच्चों, ए प्लस साइन बाहर से आ गए, तो बताइए हमने ए प्लस साइन बढ़ा दिए, हमने ए प्लस साइन बढ़ा दिए, हमने बाहर से ए प्लस साइन मिला दिए, नहीं सोल्यूशन में ए प्लस साइन बढ़ गया, रिएक्शन क्या चाहिए, रिएक्शन चाहिए ए प्लस साइन घटे, हमने बढ़ाया तो वो घटाना चाहिए, तो बताइए इसको घटाने के लिए रिएक्शन कहां से ली जाएगी, बैकवर्ड। क्लियर, बैकवर्ड जाएगी। देखिए 1 में से अल्फा जा रहा था, ये अल्फा था डिग्री ऑफ रिएक्शन, लेकिन अगर हम बाहर से ए प्लस साइन मिला दें रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी बच्चों, बैकवर्ड जाएगी तो अल्फा की वैल्यू घटेगी, है ना। यही नहीं, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, कैसा, ए बी, ए प्लस और बी माइनस, हमने 1 में से अल्फा जा रहा है, ये अल्फा अल्फा बन रहा है ना, हम बाहर से बी माइनस साइन मिलाते, तो बी माइनस साइन मिलाते तो भी वही होता, क्या होता, रिएक्शन बैकवर्ड जाती, अल्फा घटता। अच्छा ए प्लस साइन अकेला तो मिलता नहीं है मार्केट में, कभी देखिए ए प्लस साइन अकेला तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे, ए प्लस साइन कोई भी आयन अकेला नहीं हो सकता, हमेशा उसके काउंटर आयन के साथ होता है, अगर हम पॉजिटिव आयन चाहते तो नेगेटिव आयन साथ में फ्री मिलेगा, यानी वो हमेशा सॉल्ट दोनों आयन जोड़ के मिलेंगे। तो हमें ए प्लस आयन चाहिए था, हमने क्या किया, ए प्लस आयन के लिए हमने यहाँ पे कुछ ए सी मिला दिया, ए सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से टूटा, ए प्लस दिया और बी माइनस दिया। देखिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका जो ए प्लस आयन है जैसे ही इसमें मिलाएंगे इसको फील होगा, इस रिएक्शन को फील होगा कि बाहर से ए प्लस आयन रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। उसी प्रकार से हमें सॉल्यूशन में बी माइनस आयन मिलाना, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा मिलाओ इसमें बी माइनस आयन आ जाए, जैसे डीबी, ए डी प्लस और बी माइनस में टूटेगा, जैसे इसमें डीबी मिलाओगे बी माइनस, इसको फील होगा बाहर से बी माइनस आयन आ रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बच्चों इसको अगर हम टेक्निकली बोलें, यानी आयनिक इक्विलिब्रियम के टर्म में बोलें, उसको नाम देते हैं, कोई इफेक्ट है, क्या नाम है ना, कुछ इफेक्ट, आयन इफेक्ट, कुछ ऐसा कुछ इफेक्ट नाम याद आ रहा है, बोलते हैं। ये तो वैसे तो ली चिटेले प्रिंसिपल है, केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से ली चिटेले प्रिंसिपल, लेकिन आयनिक के हिसाब से उसको नाम देते हैं समथिंग इफेक्ट, डैश 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 आयन इफेक्ट, कुछ याद आ रहा ना, कॉमन आयन, हाँ जी, ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, ठीक है, इसी के ऊपर नाम दे देंगे क्या, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन में कोई एक आयन मौजूद है, अगर सॉल्यूशन में कोई एक आयन मौजूद है, ठीक है, तो क्या करना है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक सॉल्यूशन में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, उसमें हम क्या करें, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, वीक में स्ट्रॉन्ग मिला दें, ये 100% अनाइज हो रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब हम, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये वीक था, ये स्ट्रॉन्ग, जब हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं बच्चों, तो क्या होता है, जैसे वीक में स्ट्रॉन्ग मिलाओगे तो वीक को फील होगा बाहर से कोई आयन आ गया और उसकी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और बैकवर्ड जाएगी तो अल्फा घटेगा, है ना। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दोगे, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका एक आयन इसके साथ कॉमन हो, या तो ए प्लस कॉमन हो नहीं तो बी माइनस कॉमन हो, दोनों के इसमें रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, अल्फा घटेगा, और इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो कॉमन इफेक्ट समझ में आ गया, क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्यूजन का घटना, है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, और इसी को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। हम और अल्फा घटता है, कॉमन आयन इफेक्ट से अल्फा घटता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ एक चीज समझना बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट हमेशा वीक पे लगता है, कौन लगाता है, स्ट्रॉन्ग,
है ना, और कॉमन इफेक्ट ऑन वीक की रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, वीक और वीक हो जाता है, वीक और वीक हो जाता है। क्यों? अभी क्या होता है, स्ट्रेंथ इसको बोलोगे अल्फा, अल्फा घटेगा स्ट्रेंथ घटेगी, तो ये जैसे कॉमन इफेक्ट लगेगा इसका अल्फा घटेगा, अल्फा घटेगा इसकी स्ट्रेंथ और वीक हो जाएगा। तो कॉमन इफेक्ट हमेशा कौन लगाता है बच्चों? कॉमन इफेक्ट लगाता है, कॉमन इफेक्ट जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक पे लगाता है, कभी उल्टा नहीं होता, वीक कभी स्ट्रॉन्ग पे कॉमन इफेक्ट नहीं लगाया। क्यों? और स्ट्रॉन्ग तो रिएक्शन इरिवर्सिबल है, बैकवर्ड जा ही नहीं सकती, स्ट्रॉन्ग की रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, बैकवर्ड जा ही नहीं सकती, तो कॉमन इफेक्ट हमेशा कौन लगाएगा? वीक लगाएगा। किस पे लगाएगा? स्ट्रॉन्ग पे लगाएगा, इसका उल्टा संभव नहीं है। ठीक है, तो आइए अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में करेंगे, इसका पार्ट 1 सिंपल होगा, पार्ट 2 कॉमन इफेक्ट का होगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन की अप्रोच करनी है, कॉमन इफेक्ट जहां आपको लगे कि हमें ये डेफिनेशन लिखाना चाहिए आप बता दीजिएगा, मैं डिक्टेट कर दूंगा, लेकिन चूंकि छोटी छोटी बातें हैं इसलिए मुझे लग रहा है जहां आपको प्रॉब्लम है आप तुरंत फोन अनम्यूट करके अपना व्यू बोल दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है कि नहीं सर हम ये नहीं वो नहीं, ठीक है, जहां आपको लगेगा मैं आपको तुरंत उसको डिक्टेट कर दूंगा, माइंड लिखना होगा तो। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं बच्चों, आप लोगों ने अगर पिछले साल कहीं कुछ आपने कोचिंग या पढ़ी है, ट्यूशन पढ़ी हुई है, तो आपके नोट्स होंगे। मेरा सजेशन ये है कि आपके पास अगर ऑलरेडी नोट्स हैं, आपने वो सीरियसली नोट्स बनाए हैं, तो इस बार अभी आप फ्रेश नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसी नोट्स को अपने सामने रखिए, उसी नोट्स में चीजें अपडेट कर दे, कुछ नया मिले तो अपडेट कर लीजिए, कुछ नया चीज पता लग रहा है उसी में लिख दीजिए, डिफरेंट कलर का पेन रखिए, हाईलाइट करिए, क्योंकि वो नोट्स आपकी नजर में, वो नोट्स आप कई बार पढ़ चुके हो, वो नोट्स आपके माइंड में सेट हो गए, आपके दिमाग में उनका इमेज बन गया है जो आपके पास अभी है। ठीक है, आपको लग रहा है अगर अच्छे नोट्स हैं तो आप उनको वो इमेज जो दिमाग में बनी है उसी को उसी को थोड़ा और डार्क बार बार रिवाइज करिए, उसी को रिवाइज करिए, और जो अगर एक दो पॉइंट नया पता लगता है उसी में आप कहीं पेपर जोड़ के सब अपडेट कर लीजिए। ठीक है, कुछ नया क्वेश्चन आप सारे करिए, क्वेश्चन आप सारे करेंगे, क्वेश्चन आप फ्रेश कॉपी में करिए बिल्कुल, लेकिन हाँ कुछ पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, कंसेप्ट के लिए, फॉर्मूले के लिए आप वही रिफर करिए, मेरा सजेशन है, फिर आपका अपना डिसीजन इसके बाद है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, जितनी जल्दी आपको याद आएगा एग्जाम में उतने अच्छे से आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। याद तभी आएगा जब दिमाग में क्या हो, फोटो बनी हो, किसकी? फॉर्मूले की, कंसेप्ट की, इन सब चीजों की, और वो कहाँ से आएगी? आपके नोट्स से। नोट्स जितना ज्यादा पढ़ोगे उसका इमेज उतना दिमाग में गहरा होगा, उतनी जल्दी रिकॉल होगा, जितनी जल्दी रिकॉल होगा उतनी जल्दी अप्लाई कर पाओगे। फॉर्मूला ही नहीं याद है या फिर कंसेप्ट ही नहीं पता तो क्वेश्चन सामने कितना भी 10 बार क्वेश्चन पढ़ लो नहीं होगा आपसे, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, Ka for CH2Cl COOH is 10 to the power minus 5. Find out concentration of H plus ion in part A, 0.3 molar CH2Cl COH solution, or part B, 0.3 molar CH2Cl COH solution containing 0.01 molar HCl। बच्चों पार्ट ए सिंपल है लेकिन पार्ट बी कॉमन इन इफेक्ट है, और पार्ट ए सिंपल है और पार्ट बी कॉमन इन इफेक्ट है। एक बार ट्राई कर लीजिए।
मैं एक दो क्वेश्चन और ढूंढ रहा हूँ, आप उसको करिए। हो गया बच्चों? पार्ट ए का आंसर देखो क्या है, मैं दोनों पार्ट कराता हूँ 1 बाय 1। कॉमन एंड इफेक्ट है। कॉमन एंड इफेक्ट में क्या बोलते हैं, देखिए कॉमन एंड इफेक्ट में ये बोलते हैं कि हमारे पास, पहले पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए देखिएगा, CH2 Cl COH है ना, ये क्लोरोएस्टिक एसिड है, मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड। तो CH2 Cl CO माइनस और H प्लस साइन में टूट गया, है ना। फिर आपको ये 0.3 मोलर है, 0.3 था, ये 0.0 शुरू की बात है। इक्विलिब्रियम आने पे ये 0.3 में से इक्विलिब्रियम आने पर ये 0.3 में से कुछ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए 0.3 में से x जा रहा है, ये x और x बन रहा है, हमको H प्लस साइन निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ तो कोई पार्ट ए में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिए, इसका k पहले लिख लो, k क्या आता है। इसका k अगर आप देखोगे तो k आ जाएगा x इंटू इसका पावर 1 इंटू इसका पावर 1 अपॉन इसका पावर 1, तो x इंटू एक्स अपॉन 0.3 माइनस एक्स, 10 की पावर -5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0.3 माइनस एक्स, राइट। पहले निगलेक्शन कर लो, क्योंकि 10 की पावर -5 लगता है निगलेक्शन वैलिड हो गया, इसको 0 करो। तो बच्चों x इक्वल टू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3 इंटू 6, x इक्वल टू आ जाएगा 1.732 10 पर -3। ये देखिए वैलिड है कि नहीं है। तो आप एक काम करो, परसेंटेज एरर निकाल लो। परसेंटेज एरर निकालना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट x को निगलेक्ट किया था, 0.3 के रिस्पेक्ट में किया था, x को किया 0.3 के रिस्पेक्ट में किया, इंटू 100। बच्चों उसको सॉल्व करोगे तो ये 1.732 इंटू 10 पर -3 इंटू 100 और अपॉन 0.3 आ जाएगा। सो मुझे लगता है ये 1.732 बाई 3 मुझे लगता है वैलिड नहीं है। देखिए ना, नहीं हाँ वैलिड है, वैलिड है। 1.732 डिवाइड बाई 3 आ रहा है। ये मुझे लगता है ये तो 5% से कम है ना, लेस देन 5%। आगे कैलकुलेट थोड़ी करना चाहिए, लेस देन 5% वैलिड है। वैलिड है तो ये आंसर वैलिड, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। यही आंसर हमारा, यही आंसर है। पार्ट ए का आंसर यही हो गया। H प्लस साइन चाहिए, H प्लस साइन x के बराबर है। लेकिन अगर पार्ट बी में जाते हैं तो पार्ट बी में फिर ऐसे ही स्टार्ट कर, देखिए CH2 Cl COH, यहाँ पे भी CH2
Cl CO माइनस और H प्लस आयन। ये देखिए फिर क्या था सर, जो पहले था वही लिख लो। 0.3 में से ये 0 0, अच्छा 0.3 में से ऑलरेडी x गया हुआ है, 0.3 में से x गया हुआ है, ये हम कर चुके हैं। अभी हम बाहर से इसमें HCl मिलाते हैं। कितना HCl? 0.01 मोलर। तो बच्चों HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयनाइज होगा किसमें? H प्लस आयन, सॉरी Cl माइनस आयन और H प्लस आयन, है ना बच्चों। ये 0.01 में से पूरा 0.01 जाएगा, 0 बचेगा, ये 0.01 और ये 0.01 बन गया, है ना। आप देखिए ये H प्लस आयन, ये H प्लस आयन, ध्यान देंगे कि H प्लस आयन जो है ना पहले से था और बाहर से भी आ गया। तो H प्लस आयन इसको फील होगा, बाहर से H प्लस आयन आ गया, कितना हो गया? X प्लस 0.01 एक्चुअली, X प्लस 0.01 बच्चों, X प्लस 0.01 हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मिलाओगे, पहले ये X था लेकिन जैसे ही बाहर से H प्लस आएगा ये इतना हो जाएगा। जैसे ये X प्लस 0.01 होगा रिएक्शन बैकवर्ड जाना शुरू होगी, बैकवर्ड जाएगी तो X वैल्यू घटेगी बच्चों, X वैल्यू घटेगी। कब तक घटेगी? जब तक फिर से रीसेटल होकर इक्विलिब्रियम ना आ जाए। मान लीजिए कि नया इक्विलिब्रियम आने तक, मान लीजिए कि नया इक्विलिब्रियम आने तक क्या हो रहा है? X की वैल्यू घटते घटते X डैश हो रही है, X डैश। ये नए इक्विलिब्रियम पे है, एट न्यू इक्विलिब्रियम, T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम, लेकिन कौन सा? नया वाला, नया इक्विलिब्रियम। T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम, लेकिन नया वाला इक्विलिब्रियम, पुराना इक्विलिब्रियम नहीं चलेगा, ठीक है। तो बच्चों अब बताओ जरा, आपने इस एसिटिक एसिड में HCl मिला दिया, रिएक्शन जिससे ये अचानक बढ़ के X प्लस 0.01 हो गया। इक्विलिब्रियम को फिर से लाने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तब तक बैकवर्ड जाएगी जब तक कि फिर से इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और नए इक्विलिब्रियम आने पे X वैल्यू घटेगी। और हमने माना कि नया इक्विलिब्रियम आने तक X वैल्यू घटते घटते X डैश हो गई, फिर से नया इक्विलिब्रियम आ गया। क्या Kc चेंज हो गया? नहीं, Kc डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। HCl मिलाने पे Kc में चेंज नहीं होगा, Ka में चेंज नहीं होगा, Kb में चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम फिर से इसका Kc मेंटेन हो जाएगा। एट न्यू इक्विलिब्रियम, एट न्यू इक्विलिब्रियम क्या होगा? नए इक्विलिब्रियम बच्चों फिर से वही K, इसका K जो होगा वो हो जाएगा X डैश इंटू X डैश प्लस 0.01 और अपॉन 0.3 माइनस X डैश, है ना। देखो बच्चों ये 10 की पावर -5 था, यहाँ निगलेक्शन वैलिड था। जब 0.3 के सामने निगलेक्शन वैलिड था तो यहाँ तो वैलिड हो गई, क्यों? अब तो रिएक्शन बैकवर्ड गई, X डैश जो है वो X से भी कम हो चुका है। 0.3 के सामने X निगलेक्शन वैलिड था, अभी X डैश तो उससे भी कम हो चुका है, तो 0.3 के सामने निगलेक्ट तो हो गई। ऐसे केस में मुझे लगता है निगलेक्शन वैलिड है। 0.3 के सामने, 0.3 में X डैश आप निगलेक्ट कर सकते हो, 0.3 के सामने X डैश को निगलेक्ट कर सकते हो। 0.01 के सामने, 0.01 के सामने भी X डैश को निगलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको लग रहा है X डैश इतना छोटा है, आप यहाँ भी निगलेक्ट कर सकते हो, यहाँ भी निगलेक्ट कर सकते हो। निगलेक्ट करके देखो, बाद में एरर निकाल लेना, फिर क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। देखो जरा, मुझे लगता है यहाँ सीरीज से आंसर आ जाएगा। 10 to the power -5 इक्वल टू X डैश इंटू 0.01 अपॉन 0.3, है ना। मुझे लग रहा है ये आ जाएगा सीधे सीधे, X डैश इक्वल्स टू 3 इंटू 10 to the -3 आ रहा, देख लो 3 इंटू 10 to the -3, मतलब 10 to the -3 नहीं, 10 to the -4 आ रहा है। X डैश 10 to the -4, और देखो ना इससे तो छोटा ही है ना, सॉरी ये कितना था? ये 10.3 था, ये 10 to the -4 आ रहा, और छोटा है। और आप बच्चों मेरे ख्याल में दोनों लिख लो, दो बार एरर निकालो, एक बार यहाँ X डैश अपॉन 0.01 इंटू 100, यहाँ कितना एरर आया, एक बार यहाँ कितना एरर आया। जो एरर वैलिड है वहाँ निगलेक्शन वैलिड है, जो अगर इन दोनों में मान लो यहाँ दोनों वैलिड है तो ये आंसर है। लेकिन कई बार क्या होगा, यहाँ निगलेक्शन वैलिड है, यहाँ वैलिड नहीं है, तो जहाँ वैलिड नहीं है वहाँ बिना वैलिड किए फिर से सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। तो प्रॉपर्ली देखिए X डैश आ चुका है और X डैश आ चुका है, निगलेक्शन वैलिड है, निगलेक्शन वैलिड है। तो परसेंटेज अब बताओ जरा, H प्लस आयन है कितना? अरे H प्लस आयन देखो, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछे तो आप ऐसे लिखोगे, ये है X डैश प्लस 0.01, कितना X डैश आया? यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, देखिए H प्लस आयन आ गया है ये वाला, X डैश प्लस 0.01, X डैश कितना है? ये 3.4 या 4 0 है, 0.0003 और प्लस 0.01। बच्चों ध्यान दीजिएगा,
अभी भी आप चाहो तो बोल सकते हो ये वैल्यू इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, इसको इसमें जोड़ने में आपको शर्म आ रही होगी या जोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ऐसे केस में आप निगलेक्ट कर दो। निगलेक्ट करोगे तो इसको निगलेक्ट करके बोलोगे तो आंसर आपका अप्रॉक्स 0.01 ही रहेगा, अप्रॉक्स 0.01। ये जोड़ोगे भी तो बहुत बहुत छोटा अमाउंट है। तो जहां नेग्लेक्शन वैलिड होता है वहां पे आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो। यहाँ h प्लस साइन कितना आ गया सर, वैसे तो दिख रहा है कितना, लेकिन उसको 0.0003 को निगलेक्ट कर दिया तो वो आगे अल्टीमेटली 0.01 ही आंसर रहा हमारा। ठीक है, इसको ठीक से देखिए एक बार। इसमें हमने किया क्या है, इसमें हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, एक वीक में क्या मिलाया, स्ट्रॉन्ग मिलाया। स्ट्रॉन्ग ने H प्लस साइन दिया, इसमें हमने इसका K लिख दिया। क्लियर, यही है कॉमन एन इफेक्ट। क्या आंसर मैच किया, एक्स डैश की वैल्यू एक्स डैश किया है, ये हमारा आंसर नहीं है, एक्स डैश है। तो हमने कि लगभग 0.01 ही रहेगा, अप्रॉक्स 0.01 रहेगा। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये तो हमने वो केस डिस्कस किया, हमने वीक में स्ट्रॉन्ग मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर ये वीक था और ये भी वीक है, वीक में वीक ही मिला दिया तब क्या होगा, वीक में वीक मिलाया तब क्या होगा। करना ऐसे ही है बच्चों। फिर भी जैसे इस क्लोरोएस्टिक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के नहीं बदला है कुछ भी मिलाने से, वैसे ही अगर हम दो वीक एसिड मिलाएंगे, वीक एसिड 1 वीक एसिड 2, यहाँ से H प्लस साइन एक्स आ रहा है, दूसरा अपना Y देगा, और अल्टीमेटली दोनों अपने अपने के मेंटेन करेंगे। के किसी का नहीं बदलेगा, के दोनों का उतना ही रहेगा जितना है। ठीक है, के दोनों में से किसी का नहीं बदलने जा रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं केस ऑफ 2 वीक एसिड। राइट डाउन, केस ऑफ 2 वीक एसिड। ट्रीट ऐसे ही करना है, पहले मैं स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा। ठीक है, इसको लिखा रहने देंगे, सामने जो लिखा हुआ है। कॉमन एन इफेक्ट कब होगा, जब एक वीक में स्ट्रॉन्ग मिलाएं। एक वीक एक स्ट्रॉन्ग है तो कॉमन एन इफेक्ट, दोनों वीक है तो कॉमन एन इफेक्ट नहीं है, वो दोनों वीक में कॉमन एन इफेक्ट नहीं है, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी है, दोनों वीक है। कॉमन एन इफेक्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग देता है वीक को, कभी उल्टा नहीं हो, वीक कभी स्ट्रॉन्ग को, वीक कभी स्ट्रॉन्ग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ठीक है, तो आप देखिए केस ऑफ 2 वीक एसिड, 2 वीक एसिड। देखिए मान लीजिए आपने वीक एसिड HA लिया, वीक एसिड बच्चों HA है, HA किसमें टूट रहा है, H प्लस और A माइनस में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1। दूसरा वीक एसिड HB है, ये भी H प्लस और B माइनस में टूट रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, K1 K2। ठीक है, देखो बच्चों, ये मान लीजिए ये C1 था, C1 में से कुछ X जा रहा है, ये X और X बन रहा है ना। ये क्या होगा, ये C2 था, C2 में से कुछ Y जा रहा है, Y और Y बन रहा है, लेकिन है क्या बच्चों, ये एक ही सॉल्यूशन, दोनों एक ही सॉल्यूशन में मौजूद है, दोनों हैं एक ही सॉल्यूशन में। ऐसे जब दोनों एक ही सॉल्यूशन में है तो H प्लस साइन कॉन्सन्ट्रेशन दो नहीं बोलेंगे, एक ही होगा। क्यों, यहाँ से X आया, यहाँ से Y आया, H प्लस साइन दोनों जगह कॉमन है, यहाँ दोनों जगह H प्लस साइन है, तो ये टोटल X प्लस Y लिखा जाएगा, यानी X प्लस Y यहाँ के लिए भी होगा और X प्लस Y यहाँ के लिए भी होगा। ये H प्लस साइन जो है ना दोनों के लिए होगा, ये दोनों आपस में जो भी हल्का फुल्का कॉमन इफेक्ट देंगे, हालांकि कॉमन इफेक्ट मत बोलिए, म्यूचुअल प्रेजेंस बोलिए, म्यूचुअल प्रेजेंस कारण थोड़ा बहुत एक दूसरे को कॉमन इफेक्ट देंगे, है ना। अल्टीमेटली इसका K अपना मेंटेन रहेगा, इसका K अपना मेंटेन रहेगा, दोनों के K एक दूसरे फर्क नहीं डालेंगे। इसमें क्या था, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही K हुआ करता था, ये खाली तो इसका H प्लस इसमें जुड़ जाता था, है ना बच्चे। इसमें क्या है, दोनों टोटल H प्लस यहाँ इसके लिए भी X प्लस वाई और उसके लिए भी X प्लस वाई, दोनों के लिए X प्लस वाई रहेगा। दोनों के लिए X प्लस वाई का अमाउंट रहेगा। ठीक है, और हम लोग करेंगे क्या, मैं एग्जांपल हटा देता हूँ बगल वाला, दोनों के K लिख देंगे,
देखो इसका पहले वाले का k क्या होगा, ये होगा x प्लस वाई, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, तो x प्लस वाई इंटू एक्स और अपॉन c1 माइनस एक्स। इसको देखो x प्लस वाई इंटू वाई और अपॉन c2 माइनस वाई, ये देखिए ठीक है। देखिए बच्चों, तो अभी क्या होगा ध्यान देंगे, अभी k1 का इक्वेशन बन गया, k2 का इक्वेशन बन गया, राइट। एक काम कर सकते हो क्या, जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट का k बहुत कम होता है, तो आप बोलोगे देखा ये C1 के सामने x नेग्लेजिबल है, C2 के सामने y नेग्लेजिबल है, ये तो कर सकते हैं। ये का इक्वेशन फिर ऐसा हो जाएगा, देखिए इधर x प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन C1, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई और अपॉन C2। बच्चों ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, x और y हमें निकालना है। अगर x और y आ जाए इनको सॉल्व करके, तो बच्चों उसके बाद सीधे एक्स वाई आ गया, तो हर एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो बता ही लेंगे, एक्स वाई पता है, सब कुछ पता है ना। इसका अपना k इंडिपेंडेंट होगा, इसका k इंडिपेंडेंट, बस हाँ H प्लस साइन कॉमन है तो जोड़ के लिखा जाएगा, यही इसका की पॉइंट है, बाकी तो कुछ और ही नहीं। अच्छा, अब इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अगर दोनों के k कंपेरेबल है, k इसकी k की वैल्यू उसके k की वैल्यू आसपास है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 गुना 4 गुना 5 गुना इतना ही डिफरेंस है ना, 100 गुना 200 गुना का डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये आपको लगता है ये आसपास है, 10 की कैसे पता, 10 की पावर जो है काफी क्लोज है या इक्वली है, तो ये काफी क्लोज हैं। अगर ये क्लोज हैं तो बच्चों x और y आपस में कंपेरेबल होंगे। अगर k दोनों के आसपास है तो x की वैल्यू, यहाँ जो डिसोसिएट हुआ है x, यहाँ जो डिसोसिएट हुआ y, दोनों की वैल्यू आसपास होगी। तो उस केस में इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो और सॉल्व करो, डिवाइड कैन सॉल्व। तो यहाँ दो केस हैं, दो केस बनेंगे आपको। केस 1, इफ k1 and k2 are comparable, अगर ये दोनों कंपेरेबल है तो क्या करेंगे बच्चों, अगर कंपेरेबल है तो इक्वेशन डिवाइड एंड सॉल्व, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 डिवाइड एंड सॉल्व, इसको सॉल्व कर लो। लेकिन बच्चों मान लीजिए केस 2 ऐसा भी हो सकता है क्या, इन दोनों में कोई एक पहुंच जाए, या तो ये पहुंच जाता है, ये बहुत ज्यादा, या तो k1 बहुत हाई है या k2 बहुत हाई है। सपोज इफ सम k1 इज टू मच हायर देन k2, बच्चों अब क्या करेंगे, अगर k1 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू y, तो x विल बी वेरी मच ग्रेटर देन y। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां x प्लस वाई दिख रहा है निगलेक्ट एंड सॉल्व, यहाँ पे निगलेक्ट एंड सॉल्व, निगलेक्ट एंड सॉल्व। कैसे, x बहुत ज्यादा है, जहां x प्लस वाई लिखा हुआ है या x माइनस वाई लिखा है बच्चों, x के सामने y का कोई औकात नहीं है, y को निगलेक्ट कर दो, ये देखो जैसा भी होगा। तो मैं ऐसा क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको मेथड 1 या मेथड 2 में से कोई एक मेथड फॉलो करते हैं, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। मेथड सामने लिखे रहेंगे, इन्हीं मेथड को अप्लाई करना है, करना आपको ही है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, दोनों के k कंपेरेबल है तो क्या करना है, और दोनों के k में बहुत डिफरेंस है तो क्या करना है ना। पहला देते हैं, दोनों के k कंपेरेबल है, डिवाइड एंड सॉल्व। इस क्वेश्चन को आप करेंगे डिवाइड एंड सॉल्व करके, ठीक है। बस 1 मिनट दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको करिए, ये स्क्रीन पे, स्क्रीन देखेंगे, ठीक है। ये रहा, इसमें दोनों एसिड हैं, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, दोनों के k कंपेरेबल है। सॉल्व करिए बच्चों एक बार, फिर आंसर देखेंगे हम लोग।
बच्चों ऐसी दो इक्वेशन बनाई, बट यहाँ पे दोनों के के कंपेरेबल हैं, डिवाइड एंड सॉल्व, सिंपल केस डिवाइड एंड सॉल्व। आंसर मैं शेयर कर रहा हूँ, जैसे ही जिसका भी आंसर आ जाएगा बताता जाएगा, ये नहीं चुप बैठे रहें। आप लोग करिए, मैं फिर दोबारा ओपन करता हूँ, सही से नहीं ओपन हो रहा। ठीक है बच्चों, ये एसिटिक एसिड ऐसा कुछ रहेगा, CH3 COH, ये आयनाइज होगा किसमें, CH3 CO माइनस और H प्लस आयन। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास बेंजोइक एसिड है, C6H5COH, ये आयनाइज होगा C6H5COO माइनस और H प्लस आयन, राइट। अच्छा, तो कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है, ऊपर वाला जो है ये बेंजोइक एसिटिक एसिड 0.2 है, ये 0.4 है ना, सॉरी 0.1 है, हम सब दोनों गलत हैं, एक 0.02 है, एक 0.01 है, ये 0.02 है, ये 0.01 मोलर है ना, 0.02 0.01। मान लीजिए एक्स जाता है,
ये x और x बनेगा। इसी प्रकार मान लीजिए ये y जा रहा है तो ये y और y बनेगा। एच प्लस साइन यहाँ कॉमन है दोनों में, तो यहाँ भी x प्लस वाई और यहाँ भी x प्लस वाई रखना है। इसका k लिखना है, इसका k लिखना है। डिवाइड ऊपर जी इक्वेशन बनाई जो सामने बनी हुई है बिल्कुल वैसे ही है ना। तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी इसका k कितना दिया, एसिटिक एसिड का, ये दिया एसिटिक एसिड का k 1.8 10 - 5। कैलकुलेशन थोड़ा हो जाएंगे, इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई और अपॉन 0.02 माइनस एक्स। बट यहाँ पे इसको निगलेक्ट कर देना 0.02 को, तो अपने पास जाएगा ये x इंटू एक्स प्लस वाई 1.02। ये देखिए यहाँ पे इसका k इतना दिया, ये k 10 की पावर सेम है इसलिए कंपेरेबल है, 10 की पावर दोनों में सेम है ना इसलिए कंपेरेबल है। तो आ जाएगा 6.4 10 - 5 इक्वल टू, बच्चों यहाँ देखिए y इंटू दिस ऐसा आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई और अपॉन 0.01 माइनस वाई। 0.01 इसको निगलेक्ट कर दो, ये बचेगा y इंटू एक्स प्लस वाई और अपॉन 0.01। ये इक्वेशन 1 बच्चों, ये इक्वेशन 2, बस डिवाइड एंड सॉल्व। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, दिस अपॉन दिस हो जाएगा, देखो डिवाइड कर दो। 1.8 10 - 5 इधर आ जाएगा। अच्छा डिवाइड करने पे इसका x प्लस वाई इसका x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा ये यहाँ पे इधर बचने वाला x अपॉन 0.02 ऊपर चला जाएगा। इसको क्वेश्चन 2 आ जाएगा 6.4 10 - 5 और इधर ही बचेगा y है ना और अपॉन 0.01 नीचे चला जाएगा ये। बच्चों 10 की पावर, अब तो हमें लगता है काफी कुछ आसान लगने लगा है इसको सॉल्व करके, है ना। ये 10 की पावर कैंसिल हो जाएगा, 64/18 बचेगा, इधर बचेगा 2y 2y अपॉन एक्स, तो 2 से इधर जाइए तो 36 आ जाएगा है ना। तो 2y अपॉन एक्स बच्चों, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा, देख लीजिए y और x का रिलेशन निकाल दो। y इक्वल टू आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 32/18 इंटू एक्स। देखिए बच्चों इक्वेशन 3 आ गई। y की वैल्यू उठा करके ऊपर किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, y की वैल्यू उठा करके यहाँ से क्या करिए, y की वैल्यू उठा करके ना आप चाहो तो इक्वेशन 2 में रख दो, चाहो तो आप इसको इक्वेशन 1 में रख दो, बस सॉल्व करो। जिसमें चाहो x निकल आएगा और x आ गया, x y आ गए सारे आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, तो बता ही लोगे फिर तो, ठीक है ना। हो जाएगा ये, इसके आंसर तो ऊपर लिखे हुए हैं, ये आंसर्स मैच कर लीजिए, सबसे टॉप पे आंसर मैंने लिख दिए हैं इसके। ये देखिए H प्लस आयन इतना आना चाहिए, एस्टेट इतना होना चाहिए, बेंजोएट आयन इतना आना चाहिए। आ रहे हैं तीनों आयन, देख लीजिए। कोई नहीं आ रहा बताइए, मैं भी जोड़ के बताता हूँ। आंसर आ रहा है किसी का, आंसर आया इसका? मयंक आंसर आया? अभी नहीं सर, निकाल रहे हैं। हाँ निखिल आंसर आ गया। निखिल आप सब लोग क्लास में लाइव रहते हैं ना, तो कैमरा ऑन करके सो तो नहीं जाता है? नहीं सर। मेरा एक बेटा है, वो कैमरा ऑन करके सो जाता है, एक बार हमको देखना पड़ता है। आप लोग ऐसा मत करिएगा भाई। खैर वो तो छोटी क्लास में है, आप लोग तो 12 पास कर लिए। अर्पिता आंसर आया? अर्पिता ये से सॉल्व कर रहे हैं।
गुड, आंसर मैच कर। एक एक क्वेश्चन अभी कर लियो, एक क्वेश्चन हम आपको देंगे निगलेक्शन वाला, है ना, वो आराम से करिएगा बाद में, पहले इसका आंसर तो मैच कर लीजिए। ओके सर। एक्स और वाई में कोई एक आंसर निकाल दो। एक्स अगर आ गया ना, अगर आपका एक्स की वैल्यू आ गया मतलब आपको एसिटेट आयन आ गया, ये वाई आ गया तो आपको बेंजोएट आयन आ गया, दोनों को जोड़ दोगे तो यार H+ आयन आ जाएगा। आ गया सर। देख लो ये, अच्छा इन दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, इन दोनों का सम देखो तो इसके बराबर आ ही रहा ना, इन दोनों को जोड़ के। आ गया सर। गुड गुड बच्चों, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, लिख लीजिए, है ना, इसको करके रखिए, कल इसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब दोनों के बहुत ज्यादा अलग अलग है, तो उसके इसमें आप वाई को भी एक्स के सामने निकले करो, क्वेश्चन और आसानी से हो जाए, मतलब और इजी हो जाए क्वेश्चन हमारे लिए। इसमें भी दोनों के में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बस 1 मिनट में इसको कॉपी कर लूँ। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दोनों के में बहुत डिफरेंस है, दोनों के में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें करना वैसे ही है, बस लास्ट में केवल पूछे ना रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ दोनों के अल्फा, अच्छा दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो निकालना, कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट करना वैसे ही है। नहीं थोड़ा आसान है यार, तो मैं जैसा सोचा था वैसा ना हुआ इसमें। नहीं इस क्वेश्चन को मत करो, दूसरा दे रहे कोई। एक मिनट, एक क्वेश्चन और दे रहे, इसको छोड़ दो। वो एक्चुअली बोस्ट पोलराइजेशन लॉस हो जाएगा, आसान है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसका आंसर भी शेयर करता हूँ। इसके आंसर्स ये हैं, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। इसमें आप वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, बस एक्स और वाई, जो एक्स प्लस वाई है ना, वहाँ वाई को 0 कर देना, क्योंकि कोई एक को 0 करना जो कम है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ दोनों के में बहुत डिफरेंस है, इसका k 10⁻⁴ के ऑर्डर का है, इसका k 10⁻10 के बहुत डिफरेंस है। इसमें यहाँ जो अमाउंट डिसोसिएट होगा इसके लिए वो बहुत कम होगा, इसके लिए अगर x मानोगे इसके लिए y, तो y बहुत कम होगा। तो जहाँ x प्लस वाई दिखेगा ना,
इसमें y को छोड़ खाली x लेके सॉल्व करना और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, इससे भी आसान होगा। ठीक है, आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा बच्चों। ओटीपी ग्रुप पे भेजा गया है, अटेंडेंस बना दीजिएगा अपने ऐप में जाके। ठीक है, नहीं तो कल मैसेज आ जाएगा फालतू में कि आपका जो है आप एब्सेंट थे। ठीक है, चलिए। हाँ, अटेंडेंस बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि जिनका जियो का नेटवर्क है उनके में ऐप थोड़ा स्लो खोलेगा, जियो थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो Yes, sir. अटेंडेंस लेके बना दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सर थैंक यू सर। हाँ बोलो बेटा। सर लिंक भेज दीजिएगा वीडियो की, पहले ठीक चैप्टर है की। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बेटा। थैंक यू सर।